जय हिंद दोस्तों, स्वागत है स्मार्ट स्टडी 2.0 पर। तो दोस्तों, ये 10वीं कक्षा का हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का सेकेंड पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट हो चुका है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिए। उसमें मैंने राष्ट्रवाद क्या होता है ये बताया है और यूरोप महादेश के बारे में बताया है। इस वीडियो में नेपोलियन बोनापार्ट और मेटरनिख के बारे में बताया गया है। तो देखिए, हर व्यक्ति के परिचय से संबंधित जानकारी रखना भी अनिवार्य होता है और इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस सब्जेक्टिव दोनों बनता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग नेपोलियन के बारे में जान लेते हैं। नेपोलियन से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा वो सभी मैंने इसमें डाल दिया है। तो देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट, पहले इसका जन्म देख लेते कहाँ पे हुआ था। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को फ्रांस के कोर्सिका द्वीप में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फ्रांस के कोर्सिका द्वीप में। जैसे भारत है, भारत से बाहर एक द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर है लक्षद्वीप। उसी तरह फ्रांस का भी बगल में साइड में द्वीप है, उसी कोर्सिका द्वीप में इसका जन्म हुआ था। उसके बाद अगला देखिए, 1804 में नेपोलियन को लोगो और सीनेट के द्वारा सम्राट चुना गया था। तो नेपोलियन फ्रांस का शासक कब बना? 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में नेपोलियन लोगों और सीनेट के द्वारा सम्राट चुना गया था। इसको लोग और सीनेट सम्राट चुना था। सीनेट क्या होता है? जैसे भारत में लोकसभा सदन होता है, संसद के दो सदन, उच्च सदन और निम्न सदन, यानी कि लोकसभा राज्यसभा। उसी तरह फ्रांस में भी सदन होता है जिसको एक सीनेट बोलते हैं, दूसरा नेशनल असेंबली। वही सीनेट और लोगों के द्वारा नेपोलियन को सम्राट चुना गया था 1804 में। इसमें डायरेक्ट इतना ही बात याद रखना कि नेपोलियन फ्रांस का शासक कब बना। तो 1804 में नेपोलियन फ्रांस का शासक बना था। उसके बाद देखिए, ये जब शासक बना तो इसने एक कानून बनाया था। 21 मार्च 1804 को नेपोलियन संहिता प्रकाशित हुई। नेपोलियन संहिता कब प्रकाशित हुई थी? 21 मार्च 1804 में। इसे नागरिक संहिता के नाम से भी जाना जाता है। नेपोलियन संहिता को नागरिक संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ये कानून है, ये जो नेपोलियन संहिता है ये एक कानून का किताब है, नियम कानून लिखा हुआ। तो नेपोलियन संहिता कब प्रकाशित हुआ? 1804 में। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, पूछा हुआ है नेपोलियन संहिता कब प्रकाशित हुआ? 1804 में। नेपोलियन संहिता जैसा कि नामे से, नेपोलियन संहिता किसने चलाया? तो नेपोलियन चलाया था। किसे नागरिक संहिता के नाम से भी जाना जाता है? तो नेपोलियन संहिता को। नागरिक संहिता कब प्रकाशित हुआ? तो 1804 में। ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप लोग जैसे भी पूछे तो आप लोग ऐसे ही उत्तर दे दीजिएगा। बस आप लोगों को इतना याद रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे ही पूछेगा दे दीजिएगा, याद आ ही जाएगा। हाँ, नेपोलियन संहिता को नागरिक संहिता कहते हैं। उसके बाद अगला देखिए, 1806 ईस्वी में। 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने राइन, जर्मन राइन राज्य, या इसी को राइन संघ भी बोलते हैं, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। कब किया था? 1806 में। तो ये भी ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। कब किया था? तो 1806 में। इसको जर्मन राइन राज्य को राइन संघ भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक है। गुप्त वंश का जैसे एक फेमस शासक है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसके नाम से विक्रम बेताल भी बनता है, विक्रम और मुंजा। तो वही उसी का ये भी शासक है गुप्त वंश का। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। इतना ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए आगे क्या है। जैसे भारत का नेपोलियन पूछे तो समुद्रगुप्त, और यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन, यानी कि समुद्रगुप्त की तुलना किससे किया गया है? तो नेपोलियन से, और नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से। इसीलिए समुद्रगुप्त भारत का था तो भारत का नेपोलियन किसे कहेंगे? समुद्रगुप्त को। और यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन, यूरोप का समुद्रगुप्त बोलेंगे नेपोलियन। ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्मदाता नेपोलियन को कहा जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट। यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन को कहा जाता है। उसके बाद अगला देखिए, 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की पराजय हो गई थी। तो किस युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई थी? वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई थी और हेलेना नामक टापू पर
1821 ईस्वी में नेपोलियन की मृत्यु हो गया था। देखिए ये जो युद्ध हुआ था वाटरलू का युद्ध, इसमें नेपोलियन अकेले था। नेपोलियन फ्रांस का था ना, नेपोलियन अकेले था। और दूसरा जो पार्टी था उसमें रूस, ब्रिटेन, उसके बाद हंगरी, अलग अलग 3-4 देश मिला हुआ था। और नेपोलियन अलग अकेले होने के कारण इस युद्ध में हार जाता है। तो 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की पराजय हो गई थी। अब ये जो पराजय हुआ था इसको पकड़ के हेलेना नामक द्वीप पर भेज दिया था, जहाँ पे 1821 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अगला देखिए, 1814 ईस्वी में ही 1814 में नेपोलियन का पतन हो गया। 1814 में नेपोलियन का पतन, यानी कि नेपोलियन युग का अंत हो गया था। अब नेपोलियन शासन नहीं करेगा, यानी कि हार गया था ना, हार गया और उसको बंदी बना के भेज दिया था हेलेना नामक टापू पे, जहाँ उसकी मृत्यु 1821 में हो गया था। अब देखिए इसके बाद आएगा वियना सम्मेलन। देखिए मेटरनिख के बारे में जानते हैं। तो मेटरनिख नेपोलियन के पतन के बाद, जैसे नेपोलियन का पतन कब हुआ 1814 में, तो नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियाँ ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हो गई थी। तो जैसे नेपोलियन का पतन हुआ तो सारी शक्ति ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एकत्रित हो गई थी। और वियना सम्मेलन 1815 में होता है। वियना सम्मेलन कब होता है 1815 में। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि वियना सम्मेलन कब हुआ, तो 1815 में। नेपोलियन के पतन के बाद सारी विजयी शक्तियाँ कहाँ एकत्र हो गई, तो वियना में। वियना क्या है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। अभी वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने किया था, तो मेटरनिख। वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने किया, मेटरनिख ने किया था। मेज़बानी का मतलब होता है कि देखरेख, अध्यक्ष। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, मेटरनिख। अध्यक्ष, मेज़बानी का मतलब अध्यक्ष ही होता है। तो वियना सम्मेलन की मेज़बानी बोले या अध्यक्ष बोले, किसने किया था, मेटरनिख ने किया था। अब देखिए मेटरनिख जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिख कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और मेटरनिख कैसा शासक था, यह घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। घोर प्रतिक्रियावादी, क्रांति के घोर विरोधी थे। क्रांति के ये विरोधी थे। और एक निरंकुश शासक था। यानी कि निरंकुश शासन उसको बोलते हैं जिस पर कोई भी अंकुश नहीं लगा सके, यानी कि जो हम करते सब सही है, बोलने वाला कोई भी नहीं, मेरे काम के बारे में कोई भी सवाल नहीं उठा सकता, यानी कि सब सही है, हम जो कर रहे हैं सब सही है, ऐसा मानने वाला लोग को ही निरंकुश बोलते हैं, जिसके ऊपर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है। तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। यह घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। देखिए 1815 ईस्वी में मेटरनिख युग की शुरुआत हुई और 1848 ईस्वी में मेटरनिख युग का अंत। यानी कि 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक मेटरनिख ने शासन किया था। इसी काल को मेटरनिख युग भी कहा जाता है। 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिख युग कहा जाता है। तो देखिए ये, उसके बाद देखिए मेटरनिख ने भी एक बात कहा था। क्या कहा था, मेटरनिख ने कहा था कि जब फ्रांस छिपता है तो सारे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, क्योंकि तभी सबसे शक्तिशाली देश फ्रांस ही था। क्योंकि यहाँ का शासक कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट। सबसे शक्तिशाली देश था फ्रांस, और इस फ्रांस से लगभग सभी देश डर के रहता था। इसलिए मेटरनिख ने कहा था जब फ्रांस छिपता है तो सारे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। किसने कहा था, मेटरनिख ने कहा था। देखिए गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो है, अभी जो गणतंत्र एवं प्रजातंत्र है, ये फ्रांस की क्रांति की देन है। तो गणतंत्र एवं प्रजातंत्र किस क्रांति की देन है, फ्रांस की क्रांति की देन है। फ्रांस की क्रांति कब हुआ, तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था। लुई 16वां के समय फ्रांस की क्रांति हुआ था 1789 की। अब आगे देखिए, फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना हुई थी। तो फ्रांस में किस व्यवस्था के तहत बुर्बो वंश की स्थापना हुई, वियना व्यवस्था के तहत। या ऐसे पूछेगा, फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत किस वंश की पुनर्स्थापना हुई थी, तो बुर्बो वंश की स्थापना हुई थी। या ऑब्जेक्टिव इस तरह से भी पूछ सकता है, वियना व्यवस्था के तहत बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो फ्रांस में। और इसका पहला शासक कौन बना, तो पहला शासक बना था लुई 18वां। बुर्बो वंश का पहला शासक लुई 18वां बना था, इतना ध्यान रखिए। उसके बाद अगला देखिए, मेटरनिख का जन्म 15 मई 1773 ईस्वी को हुआ था। और कब ये मर गया था, 11 जून 1858 ईस्वी में ये मर गया था। तो मेटरनिख का जन्म 15 मई 1773 को हुआ था, मृत्यु 11 जून 1858। देखिए डेट याद रखिए या ना रखिए, लेकिन ईयर ज़रूर याद रखिएगा। जैसे मेटरनिख का जन्म कब हुआ था, तो 1773 में। मरा कब था, 1858 में मर गया था।
उसके बाद देखिए अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? तो देखिए, नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को, नेपोलियन किया क्या था? नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। क्या किया? नेपोलियन जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का मार्ग खुल गया, प्रशस्त हो गया। ठीक है, इटली एवं जर्मनी को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर निकाल दिया और उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया था, जिसके कारण इन दोनों के एकीकरण का मार्ग खुल गया। इस तरह यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, ये जो काम किया था ये अनजाने में ही किया था। नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा ये काम अनजाने में हुआ था, लेकिन लोगों में राष्ट्रवाद का भावना जग गया था। कभी कभी अनजाने में किया गया काम भी किसी के लिए हो सकता है भलाई बन जाए। तो नेपोलियन क्या किया था? नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया था, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया, यानी कि खुल गया। इस तरह यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेटरनिख युग क्या है। देखिए ये सब सब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है, तो मेटरनिख युग किसे कहते हैं? तो देखिए मेटरनिख कौन था, तो ये देख लीजिए। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख ने ऑस्ट्रिया में 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक शासन किया था। 1815 में मेटरनिख युग की शुरुआत हुई थी और 1848 में मेटरनिख युग का अंत। तो देखिए ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख ने ऑस्ट्रिया में 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक शासन किया। इस युग को ही मेटरनिख युग कहा जाता है। इस युग को क्या कहा जाता है? 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक को मेटरनिख युग कहा जाता है। अब उसके बाद हल्का और देख लीजिए आगे। मेटरनिख निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था। निरंकुश जैसा कि बताए थे, जिसके ऊपर कोई भी अंकुश लगा नहीं सकता। ये जो भी काम करता है सब सही है, बोलने वाला कोई भी नहीं होना चाहिए, आवाज़ उठाने वाला नहीं, इसका मतलब होता है निरंकुश। तो मेटरनिख निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था और क्रांति के घोर विरोधी थे। हम जो काम कर रहे हैं उसके खिलाफ कोई भी क्रांति नहीं कर सकता है, विरोध नहीं कर सकता मेरे काम को। तो ये क्रांति के घोर विरोधी थे। यह घोर प्रतिक्रियावादी शासक भी था। ये घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। तो देखिए मेटरनिख युग जब पूछे तो इतना आप लोग लिखिएगा। देखिए स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। मेटरनिख युग किसे कहते हैं? तो ये ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख ने ऑस्ट्रिया में 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, इस युग को मेटरनिख युग कहा जाता है। एक लाइन में अगर मेटरनिख युग बताना है तो 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिख युग कहते हैं। उसके बाद हल्का मेटरनिख का परिचय दिए। 2 नंबर में पूछेगा तो हल्का लगभग 30 से 50 वर्ड में उत्तर देना होता है ना, इसलिए जब तक इसको हल्का विस्तार से नहीं लिखेंगे तो कैसे होगा। देखिए मेटरनिख निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था और क्रांति के घोर विरोधी थे। यह घोर प्रतिक्रियावादी भी था। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि लिख सके। देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन हुआ यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट। देखिए लीजिए स्क्रीनशॉट, या रोक के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये सब जो है स्टार पॉइंट है, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछने वाला है। ठीक है, ले सकते हैं। ले लिया तो ठीक है, इसके साथ आप लोग से मिलेंगे इसका 3rd पार्ट में। तब तक आप लोग इतना देखिए मज़े से। अभी थोड़ा थोड़ा ही वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों को याद करने में परेशानी नहीं हो। तो मिलते हैं इसके साथ एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।